A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज हमने आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो है आपकी पीजीटी के लिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इस बैच को नाम दे रहे हैं पीजीटी आई। ये जनरली ये जो सीरीज है ये ओनली पीजीटी के लिए नहीं है, ये आपका पीजीटी हुआ या आपका कहीं कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है या आपका जीआईसी वाला एग्जाम हुआ या हम बात करें कोई भी एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, आपका जेई आईआईटी जेई हुआ, नीट हुआ और आपका नेट गेट टाइपर कोई भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टू एडवांस। हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। हम छोटे से छोटी बात लेके चलेंगे और फिर बड़े से बड़े स्टेप्स हम वहाँ पे क्लियर करेंगे अच्छे से। तो ये बैच बेसिक टू एडवांस बैच आपका स्टार्ट हुआ है आज से इनऑर्गेनिक का। और जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक का बेसिक टू एडवांस बैच पहले से ही चला हुआ है जिसमें हमने जीओसी किया था पहले बहुत ही अच्छे से और फिर उससे बाद में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म किया था। रिएक्शन मैकेनिज्म हम कर रहे हैं और उससे बाद में फिर हम चलेंगे अभी उसमें भी। ऐसे ही हम फिर एक बेसिक टू एडवांस बैच लेके आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर आप लोगों को बोला था कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर से बेसिक टू एडवांस बैचेस चलाएंगे, तो हमने ये बैच चलाए हुए हैं बेसिक टू एडवांस, जिसमें हम अब इनऑर्गेनिक का बेसिक टू एडवांस बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसे B2AI भी कह सकते हो। B2AI means basic to advanced batch for inorganic chemistry and in this batch we are going to start first of all coordination chemistry या हम अगर हिंदी में बात करें तो उप सहसंयोजक रसायन या उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है ना। तो और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए केमिस्ट्री होती है। यहाँ पे हम इसे हिंदी में जटिल यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अगर आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी आपके लिए जो फर्स्ट वाला पार्ट है, अगर हम बात करें फर्स्ट वाला पार्ट जो बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और इसका कुछ पार्ट मैं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है। 12th वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, चाहे वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, आईआईटी का कोई एग्जाम हो, या वो आपका नेट जेआरएफ हो, या वो आपका कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या वो किसी मीन्स पीजीटी का एग्जाम हो, या वो जीआईसी का एग्जाम हो, सबके लिए ये रामबाण है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की के जो यहाँ पे पीजीटी का सिलेबस है वो क्या है, हम पहले सिलेबस देखेंगे, ठीक है ना, और फिर बाद में हम जाके इन्हें स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस में भी अगर हम देखें तो पीजीटी का सिलेबस कुछ कम नहीं है। पीजीटी के सिलेबस में ये सब कुछ है जो हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और कैसे हमने इसे टोटली डिवाइड किया है। तो मैंने इसे टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। और यहाँ पे मैं वैसे तो अगर मैं बात करूँ कि जो नेट और गेट वाले हैं उनके लिए बाद वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन हम स्क्रैच से ही लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो इसलिए हम सबका ध्यान रखते हुए हम बेसिक टू लेके चलेंगे और एडवांस एक एक छोटी से छोटी बात करेंगे और एक एक बड़ी से बड़ी बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मैंने इसे पूरे क्लासीफाई कैसे किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है मैंने उसे नाम दिया है BCC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC? BCC स्टैंड्स फॉर बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम कुछ सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे कि हम वहां पे देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। उससे भी पहले हम वहां पे देखेंगे कि सिंपल सोल्ट एंड डबल सोल्ट क्या होते हैं, एंड डबल सोल्ट और जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके बीच क्या डिफरेंस है, ये हम पढ़ेंगे। और यहीं से उदय होता है, यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। तो हम सबसे पहले वो लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है, कौन कौन से सेंट्रल मेटल एटम हो सकते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या लिगेंड होते हैं, मीन्स क्या होता है लिगेंड। फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किस किस टाइप का कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन सकता है, ठीक है ना, क्या इसका मतलब होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हम सब देखने वाले हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। और फिर हम इसमें बाद में इसमें पढ़ेंगे IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो नामकरण करते हैं यहाँ पे, जो नोमेनक्लेचर करते हैं हम, वो नोमेनक्लेचर यहाँ पे फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर होते हैं। अगर मैं इसमें एक चीज और बात करूँ, सॉरी एक चीज यहाँ पे रह गई, मैं एक 6th पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म। ओके, तो दूसरे पार्ट में हम फिर पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट लेवल, for gate, and this is also, so this concept electroneutrality principle, Capart rule, ठीक है ना, ligand theory, and these all the things very important for these guys, NAT, GATE, JAM वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सब चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पीजीटी वालों के लिए तो ये पूरा वरदान है, ठीक है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लास्ट ईयर के नीट के, जेई के और नेट, गेट और आपका पीजीटी या आपका जीआईसी वगैरह सबके क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर के यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग में मैं जो यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, अब मैंने देख लिया कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। उससे बाद में मैं चलूंगा उनकी बॉन्डिंग मीन्स किस टाइप पे वहां पे एक मेटल लिगेंड से जुड़ी होती है, क्या क्या टाइप की वहां पे बॉन्डिंग होती है। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी जो होती है वो होती है, पहली थ्योरी है वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट मीन्स 12th बेसिस पे तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है ना। लेकिन हम चीजें यहाँ पे कोई छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे। वर्नर थ्योरी हुई, फिर हम वहां पे उससे बाद में फिर हमारी जो थ्योरीज आएगी, वीबीटी आएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलएफटी आएगी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। ये सब पढ़ेंगे। उसमें हम कुछ छोटे छोटे से टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं हमारे लिए, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, जिनके बिना ये थ्योरीज पढ़ना इम्पॉसिबल सा होता है, उन्हें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कैपार्ट रूल पढ़ेंगे। कैपार्ट रूल भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की जो केमिस्ट्री होती है, वहां पे जो आपका वेस्पर थ्योरी होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जितनी इंपॉर्टेंट ये वहां पे होती है स्ट्रक्चर बताने में, इतनी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैपार्ट रूल होता है, ठीक है ना। उससे बाद में फिर लिगैंड थ्योरी पढ़ेंगे, मींस कैसे कैसे मैं लिगैंड्स को डिवाइड करूंगा। हम यहाँ पे लिगैंड्स देखेंगे बहुत टाइप के, और कौन सा लिगैंड कितना डेंटेट होता है, क्या किस टाइप का लिगैंड होता है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें लिगैंड का ही पता होता है, फिर हम कैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ओके, आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे, वीबीटी पढ़ेंगे, एमओटी पढ़ेंगे, सीएफटी, एलएफटी बहुत ही अच्छे बेसिस पे पढ़ेंगे। फिर हम उससे बाद में हम सीएफएससी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे सीएफएससी होती क्या है, और सीएफएससी से क्या कॉम्प्लेक्स में क्या स्टेबलाइजेशन आता है, कैसे कैसे सब कुछ पढ़ेंगे। और हम फिर पढ़ेंगे जॉन टेलर थ्योरम। जॉन टेलर थ्योरम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। आप यहाँ पे जेटीडी मत समझना, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, हम पढ़ेंगे पूरा जॉन टेलर थ्योरम। और जॉन टेलर थ्योरम में ही आएगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और वो डिस्टॉर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सीएफएससी और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बेसिस पे फिर वहां पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की स्टेबलाइजेशन, मींस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे कैसे क्या क्या होता है, और काफी इंपॉर्टेंट वरदान है ये चीजें, ठीक है ना। उससे बाद में फिर हम पढ़ने वाले हैं वहां पे आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। आपके पीसीटी में भी सिलेबस में भी दिया हुआ है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, सभी टाइप के आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर हम ये देखो, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो टाइफर हो, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो दुनिया का केमिस्ट्री का, या आपका वो पीजीटी हो, उसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या हम कह लें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और उससे बाद में फिर हम पढ़ने वाले सम मिसलेनियस कंसेप्ट, कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, इनके ऊपर कुछ एप्लीकेशन, या मैं कह दूं एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको अगर डर लगता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, तो आज के बाद आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से डर खत्म हो जाएगा। इस सीरीज को देखने के बाद आपको लगेगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितनी सिंपल चीज है और कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। मींस अगर हम उसके अंदर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है गाइस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ओवरऑल हम सब कुछ ये पढ़ने वाले हैं, और इनके अंदर और बाकी कंसेप्ट भी आएंगे जो इन्हें समझाने के लिए जरूरी है, जो हम बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, जैसे वेस्पर थ्योरी हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बीबीटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना।
यानी कि मैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कराने वाला हूँ आप लोगों के। और यहाँ पे फिर जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट में, सॉरी सम मिसलेनियस कंसेप्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट पढ़ोगे, यहाँ पे आप एसिडिटी बेसिडिटी पढ़ोगे, स्टेबलाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है ना, और आप सक्सेसिव स्टेबलाइजेशन, यानी कि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कैसे आपका काइनेटिक, क्या काइनेटिकली स्टेबल कैसे होता है, कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है, क्या काइनेटिकली स्टेबल का मतलब है और क्या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब है, लेबाइल क्या होता है, इनर्ट क्या होता है। जस्ट वेट अ सेकंड, ओके सॉरी गाइस, सो ये सब चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है ना। अगली वीडियो से हम पूरा अच्छे से सीक्वेंस वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। चलो आज हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं, यानी कि हम आज थोड़ा जो बीसीसी वाला आपका पार्ट है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इनिशिएशन दे देते हैं चीजों को, क्योंकि इनिशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनिशिएट ही नहीं करेंगे चीजों को तो चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम थोड़ा सा इनिशिएशन कर लेते हैं आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और नेक्स्ट वीडियो से फिर हम अच्छे से एक अच्छे वाले स्टेमिना के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। एंड काउंट ऑन मी के आपके लिए आज से बाद में, जस्ट वेट अ सेकंड यार, क्या हो रहा है। तो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मीन्स पहले वाला पार्ट जो इसका है, जो हमने डिवाइड किया था बीसीसी मीन्स बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनिशिएशन देंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो बीसीसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो सबसे पहले मैं इसमें आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा साल्ट के बारे में। तो व्हाट इज साल्ट, जैसे कि आप सब कहोगे कि साल्ट क्या होता है, जब हम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है, यही आप कहोगे, क्योंकि हमने यही पढ़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करा देते हैं, मीन्स हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है और प्लस पानी बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं साल्ट की, ठीक है ना। तो साल्ट में जनरली होता है कि अगर आप बात करो जैसे कि NaCl है, KCl है और आपका NaBr हो गया, ठीक है ना, Na2SO4 हो गया। तो देयर आर सो मेनी टाइप, मींस जब कोई एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन कर देते हैं, जैसे कि HCl एक एसिड है और आपका NaOH बेस है, आपस में मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे आपस में मिलके, NaCl बना लेंगे। तो दिस इज अ सॉल्ट। ओके, तो अब हम जनरली बात करते हैं कि जो सोल्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं सोल्ट। क्या, एक तो आपका सिंपल सोल्ट होते हैं और एक होते हैं डबल सोल्ट, ठीक है ना। पहले आपके होते हैं सिंपल सोल्ट। सिंपल सोल्ट, अगर मैं जनरली एक कोई एसिड लूं और एक बेस लूं और उन्हें आपस में मिक्स कर दूं, जैसे कि अभी H और HCl और NaOH को आपस में मिक्स किया था, तो जो बेस जो आपका सोल्ट बना था NaCl, दैट इज अ सिंपल सोल्ट। मींस एक सिंपल एसिड और एक सिंपल बेस को आपस में मिला दे सोल्ट बना, ठीक है ना, दैट इज सिंपल सोल्ट। मींस जैसे कि NaCl। ओके, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं डबल सोल्ट की, डबल सोल्ट क्या होते हैं डबल सोल्ट, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि आपने बहुत ही फेमस एग्जांपल सुना होगा एलम का, जिसे हम फिटकरी कहते हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये आपने सुना होगा। क्या नाम है इसका, एलम, ठीक है ना, या फिटकरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। या आपने सुना होगा फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। तो अगर आप इन साल्ट्स को देखोगे, देखो इन साल्ट्स में क्या है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये पार्ट आपका बेस से आया हुआ है, ये पार्ट आपका एसिड से आया हुआ है, ठीक। यहीं पे आप देखोगे यहाँ पे दो मेटल एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि दो पार्ट एसिड से आए हुए हैं, दो सोल्ट से, कुछ ऐसे है। मीन्स ये तो दो चीजों से, कि दो चीजों से मिलके बना है। मीन्स आप कह सकते हो कि दो सोल्ट और बेस के कॉम्बिनेशन से ये बना है, सॉरी दो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, या आप ऐसे कह सकते हो, आप कह सकते हो दो बेस एक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी कि इस टाइप के जो आपके बेसिस होते हैं वो कहलाते हैं डबल, सॉरी इस टाइप के जो सोल्ट होते हैं वो कहलाते हैं डबल सोल्ट। आप देख रहे होंगे इसमें अगर मैं बात करूं तो जो K2 वाला पार्ट है वो कहीं से KOH वगैरह से आया होगा। अगर आप Al2 वाले की बात करो तो ये आपका AlOH का थ्राइस से आया हुआ लगता है मुझे,
ठीक है ना, और ये आपका H2SO4 से आया हुआ लगता है। तो यहां पे क्योंकि ये दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन, एक एसिड के साथ दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए हम इसे डबल सोल्ट भी कहते हैं। वैसे इसकी कहानी बहुत बड़ी है, वो आपने जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे, जब इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो सोल्ट्स होते हैं उन्हें डबल सोल्ट्स कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब होता क्या है, अगर मेरे पास कोई डबल सोल्ट है, इफ आई हैव एनी डबल सोल्ट एंड उसे मैं पानी में डिसोल्व कर रहा हूं, तो होता क्या है, वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, दैट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। मैं इसे ले रहा हूं और मैं इसे पानी में डिसोल्व कर देता हूं, पानी में घोल देता हूं, तो होगा क्या, यहां पे सारे आयन आपस में ब्रेक हो जाएंगे। तो यहां पे 2K है और K के ऊपर आ जाएगा +1, ठीक है ना, और SO4 के ऊपर आ जाएगा 2 ठीक है ना। अब यहाँ पे एक SO4 यहाँ पे, 3 SO4 यहाँ पे, मैं टोटल 4 SO4 2 लिख देता हूं, प्लस 2Al3 प्लस आ जाएगा 2Al3 प्लस आ जाएगा, क्योंकि देखो ये इसके ऊपर जाता है, हमने पढ़ा हुआ है क्रिस क्रॉस मेथड, ये इसके ऊपर जाता है, और प्लस वहां पे 24H2O। मीन्स जितने भी आयंस थे या जितने भी आपके इसमें कंपोनेंट्स थे, वो सब क्या हो गए, अपने आयंस में ब्रेक हो गए। मीन्स एक टाइप से अगर मैं बात करूं तो इसने यहां से यहां तक जाने में अपना अस्तित्व खो दिया, अपने अस्तित्व को क्या कर दिया, खो दिया। मीन्स मैं कहूं इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। मीन्स ये पहले सारे एक साथ कंबाइंड थे, अब ये अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक अलग टाइप का एक सोल्ट लू, या मैं कहूं अलग टाइप का एक कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे कि K4FeCN का 6 यहां पे आप देख रहे हो एक मेटल ये रही और एक मेटल ये रही, ये आपकी ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल एटम है, और ये आपका S ब्लॉक का मेटल है। अब ध्यान से सुनना, अगर अब मैं इसे पानी में डाल दूं, अगर मैं इसे वाटर में डाल दूं, तो वाटर में डालने पे क्या होगा, यहाँ पे जो 4K पॉजिटिव आयन है वो आपके आयनाइज होंगे, प्लस ध्यान से देखना FeCN का 6 आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे आयंस मिलेंगे देखने को। देखो एक तो ये आयन और एक ये पूरा आयन, लेकिन इस आयन में जो आप ये ब्रैकेट देख रहे हो, इस ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीजें हैं वो ब्रैकेट के अंदर अभी एज इट इज बची है, यानी कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। मीन्स जो इससे बाहर वाले आयन है, अगर मैं बात करूं इन काउंटर आयंस की बात करूं, तो वो आयनाइज हो रहे हैं, लेकिन इस स्फीयर के अंदर वाले, इस ब्रैकेट के अंदर वाले जो पार्ट है वो आयनाइज नहीं हो रहा है। मींस इसने अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लूज नहीं किया, आइडेंटिटी को इसने अपनी बनाए रखा, अपने अस्तित्व को बनाए रखा। और इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वही कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली अगर दोनों में कंपैरिजन करूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में, तो होता क्या है, डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, बट ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो चलो यहीं से अब हम इनिशिएट करते हैं, क्योंकि ज्यादा हमें जितनी डीपली जाना था उतनी डीपली हम आ गए हैं। ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, हम थोड़ा इनिशिएट करके इन्हें छोड़ देते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आती भी होगी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। वैसे जल्दी भी नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को सही चीजें सारी, बस थोड़ा आपको मेहनत करनी है और आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं, अच्छे से लेक्चर्स को देखना है। चलो अब मैं बात करता हूं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। लेट से मैंने यही एग्जांपल लिया था अभी, आपका K4FeCN का 6 नाम क्या है इसका नाम, देखो अभी आप नाम के बारे में ज्यादा मत जाना, क्योंकि जब मैं नोमेनक्लेचर अच्छे से कराऊंगा, लेकिन इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड, ये इसका नाम होता है। ठीक है ना, अभी आप नाम के ऊपर मत जाना, बस ये इसका नाम होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो टाइप के आयन्स होते हैं। इस आयन को जो आयनाइज हो जाते हैं, इस आयन को हम बोलते हैं काउंटर आयन, और इस आयन को जो ब्रैकेट के अंदर का अपना आइडेंटिटी बचाए रखता है, इस वाले आयन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स आयन, कभी भी कॉम्प्लेक्स आयन के जो अंदर वाले जो कंपोनेंट्स है वो आयनाइज नहीं होते, ये बात ध्यान से रखना। अब अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पे जाऊं तो इसमें होगा क्या, इसमें एक Fe एटम होगा, जो Fe एटम होगा यानी कि जो मेटल एटम होगा वो 6 Cn से जुड़ा होगा। अभी आप स्ट्रक्चर पे भी मत जाना, क्योंकि स्ट्रक्चर को हम जब बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे इससे 6 लिगेंड कुछ जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो अब यहां ध्यान से देखना, और यहां पे ब्रैकेट है, इधर है K4, ये हो गया आपका काउंटर आयन। यहां पे बात करें तो इसे बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है ना, और आयन। ये जो आपके यहाँ पे मेटल से ये जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो जुड़े होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लाइगेंड्स। क्या बोलते हैं, लाइगेंड्स, गॉट इट। ओके, यहां पे जो ये बॉन्डिंग्स होती है, ये बॉन्डिंग्स आपकी होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। हिंदी में बात करूं तो हम इसे बोलेंगे क्या, उपसहसंयोजक बंध। ओके, यहां पे जो ये आपका पूरा ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो पूरा मटेरियल है, ये जो पूरा आपका चीज है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये वाला पार्ट आपका काउंटर पार्ट है, ये वो सॉरी काउंटर आयन है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। अब ध्यान से देखो, अभी आपने जब भी आप आयन्स पढ़ते थे, आप कोई साल्ट पढ़ते थे, आप कहते थे अगर इस टाइप का मेरे पास कोई साल्ट है तो ये वाला इसके ऊपर चला जाता था, ये वाला इसके ऊपर चला जाता था, ये वाला पॉजिटिव पार्ट होता था, ये वाला नेगेटिव पार्ट, तो आ जाएगा A+ और B2-, कुछ इस टाइप का आता था, B-2 इस टाइप का आता था। तो यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे एक K के ऊपर एक प्लस है तो 4K के ऊपर 4+ होगा, तो यहाँ पे आपका 4- आएगा, ये 4- आयन होगा, ये आपका K+ आयन होगा। बोलो समझ में आ रहा है। और यहां पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं जिनसे एक Fe एटम लिगेंड से जुड़ा होता है, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, लिगेंड की बात नहीं कर रहा हूं। लिगेंड कितने भी जुड़ रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी आप बाद में, अभी तो आप देख रहे हो कि जितने लिगेंड है उतने तो बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम बाद में पढ़ेंगे। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड से कोई मेटल एटम जुड़ा है उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड को, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हिंदी में बात करो तो उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं उसे। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है जी, आ रहा है आप लोगों को समझ में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसमें एक एक चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मेटल कौन कौन सी मेटल हो सकती है, क्या क्या मेटल हो सकती है, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। और क्या यहाँ पे ओनली आपकी डी ब्लॉक मेटल से आएगी, मीन्स जिसे हम हिंदी में संकरण धातुएं बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स, या ट्रांजिशन मेटल ही आएगी। यहाँ पे एसपीडी एफ ब्लॉक की मेटल्स, एसपीडी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, यानी कि एस ब्लॉक की मेटल्स, और आपके पी ब्लॉक की मेटल्स और एफ ब्लॉक की मेटल्स भी क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। या फिर हम बात करेंगे कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स आपके क्या होते हैं, लिगेंड्स पे पर क्या कोई चार्ज होता है या वो न्यूट्रल होते हैं या कुछ, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या महत्व होता है इसका, क्या इंपॉर्टेंस होती है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, क्या ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमेशा ही सेम रहता है, क्या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन हमेशा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही सेम रहता है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से हम एक एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से पढ़ना इन चीजों को। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आप लोगों को इस सीरीज में बहुत ही मजा आने वाला है, प्लीज काउंट ऑन मी, और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। आप इस लेक्चर को, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप यही कहोगे कि भाई कोऑर्डिनेशन बहुत मस्त चीज है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छी चीज है, हम आज तक ऐसे ही डरते हुए आ रहे थे इनसे। तो अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करो, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। एंड अगेन थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।